गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व एक भयंकर महामारी को झेल रहा है, जिसके कारण लाखों लोग हैं जो वो मारे जा चुके हैं। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए रिस्पेक्टेड डीईओ कैथल श्री विजेंद्र नरवल जी, रिस्पेक्टेड डीईओ कलायत श्रीमती प्रणीता माधोक जी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल G-SSS खडालुआ डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला जी के आदेशों से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चली हुई है। आशा है आप इन कक्षाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 10 की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, दूसरी वीडियो में हमने सीखा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं तथा परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ये सभी टॉपिक हमने विस्तार से डिस्कस किए थे। आशा है कि आपने इनको लिखा होगा तथा याद किया होगा। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। बड़ा ही आसान, बड़ा ही मज़ेदार, दर्पण व इसके प्रकार। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं पे बनता है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप सुबह उठते हो, नहाते हो, नहाने के बाद क्या है, कंघी करते हो। तो कंघी करने के लिए आप एक चमकदार चीज़ का प्रयोग करते हैं, जो क्या होती है, दर्पण होती है। तो दर्पण किसे कहते हैं, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने दर्पण की दो बातें याद रखनी है। नंबर 1 तो दर्पण एक परावर्तक सतह होती है, नंबर 2 बहुत चमकीली होती है। इनके दो बात आपने याद रखनी है कि बहुत चमकीली सतह, अत्यधिक चमकीली सतह, अत्यधिक चमकीली सतह है जो प्रकाश का परावर्तन करती है, परावर्तन करती है। दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। तो वही दो बात है इसमें। नंबर 1 पे क्या होता है, ये चमकीली सतह होती है, अत्यधिक चमकीली होती है, और क्या करती है, ये प्रकाश का परावर्तन करती है। तो कहने का मतलब क्या है, अत्यधिक चमकीली सतह है जो प्रकाश का परावर्तन करती है। जैसे ये है हमारे पास, इसके ऊपर जितना भी प्रकाश पड़ेगा, ये सारे, लगभग सारे प्रकाश को परावर्तित कर देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण अपने दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरी टाइप है इसकी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो पहली प्रकार है अपनी समतल दर्पण। तो इसके नाम में ही परिभाषित है
सम, सम माने समान, तल, तल माने सतह, और दर्पण है ही है। तो समतल दर्पण की परिभाषा इसके शब्द में ही है। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका तल यानी कि जिसकी सतह समतल हो, यानी कि ऐसा दर्पण जिसकी सतह क्या हो? बिल्कुल समतल हो। जैसे मेरे पास ये दर्पण है, तो ये क्या है? एक समतल दर्पण है। इसकी सतह बिल्कुल क्या है? बिल्कुल प्लेन, सीधी है, यानी कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी सतह नहीं है, यानी कि जो परावर्तक सतह है वो बिल्कुल समतल है, इसीलिए क्या है? अपना समतल दर्पण कहलाता है। तो क्या लिखेंगे हम? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह है। कौन सी सतह? परावर्तक सतह है। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह है समतल हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। तो इसको दर्शाने के लिए हम एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचते हैं, और इधर क्या है? ये ऐसे चिन्ह बनाते हैं। तो ये अपनी क्या होती है? परावर्तक सतह होती है। ये हमारी पॉलिश्ड सतह होती है। तो इधर से हम क्या है? परावर्तन का लाभ उठाते हैं, और इसको ज्यादातर एम के द्वारा लिखा जाता है। तो ये बात आपने नोट करनी है। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसको बिल्कुल सीधी लाइन द्वारा, और ये इधर क्या है? थोड़ी थोड़ी टेढ़ी लाइन है जो यहाँ पे लगा के, और इसको एम द्वारा हम लिखते हैं। तो दूसरी प्रकार है जो अपनी, दूसरी क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? तो नाम से ही क्लियर है। गोलीय, गोलीय मतलब गोले के भाग, यानी कि ऐसे दर्पण जो किसी गोले के भाग हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे दर्पण जो समतल का उल्टा है, यानी कि जिसके तल क्या है? टेढ़े मेढ़े हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम कैसे? ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण, या ऐसे लिख लो, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो गई? वक्र या टेढ़ी हो, अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा दर्पण जो जिसकी परावर्तक सतह है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक गोले का भाग हो, एक गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण को समझने के लिए हमारे पास एक बॉल है। ये हमारे पास क्या है? एक बॉल है। बॉल क्या होती है? गोला होता है, ऐसा एक गोला होता है बॉल। तो यदि हम इसको, बॉल को काट लेते हैं, यहां से काट लेते हैं इसको, तो बॉल को काटने के बाद यानी कि आधे से थोड़ी छोटी काट लेते हैं, तो आधे से छोटी यानी कि यहाँ से इसको हम काट लेते हैं। तो काटने के बाद हमें क्या मिलता है?
इस गोले का एक भाग मिल जाता है। तो जैसे बॉल थी मेरे पास, तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया। तो काटने के बाद ये इसके दो भाग हो गए। तो एक भाग मुझे यहाँ से मिल गया। तो ये भाग कैसा होता है अपना, ऐसा जैसे एक कटोरी की तरह हो गया यहाँ से। तो ये क्या है अपना, एक सरफेस हो गया जो कि टेढ़ा है। अब हम इस सतह को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। यदि हम बाहर से पॉलिश करते हैं तो अंदर वाली सतह क्या है, परावर्तक सतह बन जाती है। तो यानी कि प्रकाश की किरणों को ऐसे ये परावर्तित करता है। और यदि हम अंदर से पॉलिश करते हैं तो ये बाहर की तरफ क्या है, परावर्तक बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम अंदर वाली सतह को परावर्तक बनाते हैं या बाहर वाली सतह को परावर्तक बनाते हैं, उसके आधार पर भी यह अपना क्या है, दो प्रकार का होता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, टेढ़ी हो। टेढ़ी का मतलब जैसे अपनी क्या है, समतल दर्पण में वो बिल्कुल सीधी थी अपनी परावर्तक सतह, और गोलीय दर्पण में क्या होती है, ये या तो ये ऐसे बाहर की तरफ उभरी हुई होती है या ये अंदर की तरफ ऐसे टेढ़ी होती है, यानी कि जिसमें समतल न हो। यानी कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्र हो, या ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक गोले का भाग हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसको दर्शाने का हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है ये अपना ऐसे वक्र तल होता है इसका, तो इसमें हम बाहर से पॉलिश करते हैं, एम है ये अपना, या इसको हम क्या है, ये अपना वक्र तल है, इसको हम अंदर से पॉलिश करते हैं, ये वक्र तल है, और इसको अंदर से हम पॉलिश करते हैं। बाहर की सतह अपनी परावर्तक होती है। तो ये हम अपना क्या है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसी हो या परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो, इसके आधार पर भी जो गोलीय दर्पण है वो अपने कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। कहने का मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण भी अपने क्या है, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरी इसकी प्रकार है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो जैसे ये हमने क्या था, बॉल को काटा था। यदि परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, इनकी चमकीली सतह ये अंदर वाली है और प्रकाश यहाँ टकरा के परावर्तित होता है, तो वह अपना अवतल दर्पण होता है। तो ये अपना क्या है, ये अपना अवतल दर्पण है। तो चित्र से ही क्लियर है, चित्र से ही यहाँ से क्लियर हो जाता है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, यानी कि परावर्तक सतह क्या है, अंदर की तरफ ऐसे धंसी हुई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह यानी कि चमकीली सतह अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या हो गई, धंसी हुई हो, धंसी या कह लो आप टेढ़ी हो, अवतल दर्पण कहलाता है। आगे लिख लेना अपने आप इसको, आप अवतल दर्पण कहलाता है, और ये इसका चित्र बनेगा अपने, ठीक है। उसके बाद है अवतल का उल्टा, यानी कि अब क्या था, चमकीली सतह अंदर थी, अब क्या करते हैं, चमकीली सतह बाहर की तरफ बनाते हैं ऐसे, यानी कि चमकीली सतह किधर बनाते हैं हम,
बाहर की तरफ चमकीली सतह बनाते हैं तो यह अवतल का उल्टा हो गया, तो ये क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो क्या लिखेंगे हम? ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण लिख लो बल्कि आप, और भी अच्छा रहेगा। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो गई? बाहर की ओर। किधर? बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरी हुई हो, उभरी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे अपने आप लिख लेना आप इसको, क्या कहते हैं इसको? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इसका चित्र हो गया। तो प्यारे बच्चों, एक बार इसको हम थोड़ा सा प्रवाह चित्र के साथ देखते हैं। तो प्रवाह चित्र क्या बनता है अपना कि दर्पण क्या होता है? अत्यधिक चमकीली सतह, अत्यधिक चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन करती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण अपने कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण अपने दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि ऐसा ये सीधा दर्पण था अपना समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण तो एक ही प्रकार का होता है, बस ये अपना समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण के आगे फिर दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्र हो, टेढ़ी हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अवतल। अवतल मतलब जिसमें परावर्तक सतह क्या हो गई? अंदर की तरफ धंसी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि ये अपना क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद है भाई उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो, यानी कि चमकीली सतह क्या है? उभरी हुई हो। जैसे गाड़ी का जो दर्पण होता है वो क्या होता है? अपना उत्तल दर्पण होता है। तो इसकी परावर्तक सतह क्या होती है? बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। उसके बाद दर्पण में कुछ खास बातें होती है अपनी। जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में 5 हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहली होती है सी, दूसरी होती है आर, बल्कि आप ऐसा कह लो कि पहली होती है पी, दूसरी होती है सी, और तीसरी होती है आर, चौथी होती है एफ, पांचवी होती है स्मॉल एफ, और एक होती है अपनी एक्स वाई। तो ये 6 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पहला है पी, पी का मतलब ध्रुव, पोल। दूसरा सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तीसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, वक्रता त्रिज्या। चौथा होता है प्रिंसिपल फोकस, या इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस, और ये होती है अपनी स्मॉल एफ होती है फोकस दूरी, और एक होता है अपने पास क्या होता है भाई? एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। तो अब हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आप इनको बिल्कुल ध्यान से सीखना है इनको। तो सबसे पहले होता है अपने पास पोल यानी कि ध्रुव, ध्रुव, इसको पी द्वारा हम लिखते हैं। तो ध्रुव क्या होता है? जैसे अपना ये अवतल दर्पण है,
तो अवतल दर्पण की ये सतह है, तो सतह का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जैसे अपनी सतह मान लिया इधर है, तो इसका बिल्कुल जैसे ये इधर से आगे यहाँ बिल्कुल बीच का पॉइंट जो इसके सरफेस के ऊपर ही होता है, इनकी सतह के बिल्कुल ऊपर ही होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये अपना गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में सतह के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको हम ध्रुव कहते हैं, जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल केंद्र में होता है। उतना ही दूर इधर से, उतना ही इधर से, उतना ही दाएं से, उतना ही बाएं से, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। या आप ऐसे कह सकते हो जैसे अपने पास क्या है, एक प्लेट है और प्लेट के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है, जो उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्रीय बिंदु, इनके केंद्र वाला बिंदु, केंद्रीय बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव, इनके पी पोल कहलाता है। तो ये अपना क्या था, उत्तल दर्पण था, तो पोल यहाँ पे है, और यदि अपने पास उत्तल दर्पण है तब भी पोल क्या है, दर्पण के ऊपर ही रहेगा। तो ये क्या होता है, अपना ध्रुव होता है। अब दूसरा है अपना वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी, वक्रता केंद्र सी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना आपने। जो अपना गोलीय दर्पण है, जैसे ये गोलीय दर्पण है अपना, ये गोलीय दर्पण कैसे बना था, जैसे अपने पास ये बॉल थी, तो हमने क्या किया था, इस बॉल को यहाँ से काटा था, तो काटने के बाद ये अपना दर्पण बना था। तो यदि हम इसको दोबारा जोड़ दें तो ये गोला बन जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको यहाँ से पूरा करें तो दोबारा क्या है, एक गोला बन जाता है ऐसे। तो इस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि अपना जो अवतल या उत्तल दर्पण जो भी है, जिस गोले का भाग होता है, इनके अपना ये उत्तल दर्पण इस गोले का भाग था, तो इस पूरे गोले का जो केंद्र होता है, अंदर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है जो, उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, हमारा गोलीय दर्पण, या ऐसे लिख लो आप, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, यानी कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उस गोले के केंद्र को, सेंटर को, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये अपना उत्तल दर्पण है, जिसकी चमकीली सतह क्या है, उभरी हुई होती है, परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। और इसका यदि हम गोला पूरा करते हैं तो ये हमारा गोला है जो ये राइट हैंड साइड की तरफ कंप्लीट होता है, और इस गोले के केंद्र को हम इसका वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, दो बात हमने की है, एक तो मुख्य ध्रुव है जो, एक तो पोल पी, इनके ध्रुव क्या होता है, जो सतह होती है उसका सतह का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तथा जो हमारा गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग है, उस काल्पनिक गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उसके बाद अपना तीसरा पॉइंट शुरू हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है अपना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं,
तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी कि हमारा गोलीय दर्पण, ये अपना गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, ये अपना गोला था, इस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को भी हम क्या है वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। तो इसको हम दो तरह से लिखेंगे। पहला तरीका क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, यानी कि उस गोले की जो ये त्रिज्या है अपनी, इसको हम क्या है वक्रता त्रिज्या या इसको कैपिटल आर कहते हैं। इसको हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी है, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बड़ा आसान सी बात है ये अपनी, कि मान लिया कि यदि अपने पास उत्तल दर्पण है तो इसका गोला इधर पूरा होगा अपना, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी या जो P से R की दूरी होगी, इसको हम क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। उसके बाद शुरू करते हैं हम अपना चौथा टॉपिक है और नीचे चला जाओ। उसके बाद क्या है मुख्य अक्ष एक्स वाई। मुख्य अक्ष क्या होता है, जैसे अपना ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है अपना गोलीय दर्पण, ये इसका ध्रुव है P और ये इसका वक्रता केंद्र है R। यदि हम P और R को मिला दें तो हमें एक रेखा मिलेगी। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष एक्स वाई कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखोगे आप, वक्रता केंद्र याद रखना भाई, वक्रता केंद्र अलग होता है और त्रिज्या अलग होता है। वक्रता केंद्र यानी कि C, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव क्या होता है, ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष एक्स वाई कहलाती है। तो बड़ा आसान है ये। क्या होता है कि P को आप C से मिला दो और इस रेखा को दोनों तरफ बढ़ा दो आप, तो ये क्या बन गया अपना मुख्य अक्ष एक्स वाई बन जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मुख्य फोकस। क्या आता है, मुख्य फोकस। इसको हम कैपिटल F से लिखते हैं।
किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है, इसको समझने के लिए मान लिया कि प्रकाश की किरण है जो एक्स वाई के समांतर हैं, एक्स वाई के समांतर यानी कि इनके बीच की दूरी समान रहती है। ऐसे एक्स वाई के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, एक्स वाई के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ऐसे यानी कि ये प्रकाश की किरण परावर्तन होकर इधर आती है और ये प्रकाश की किरण इधर से परावर्तित होकर इधर आती है और परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल जाती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। यदि हम बात करें उत्तल दर्पण की, ये अपना उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में ये P है अपना, ये C है, तो जो प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण इधर है, तो इसका परावर्तन इधर होगा क्योंकि अभिलंब इस साइड है अपना। तो यदि यहाँ से प्रकाश की किरण आती है उसका परावर्तन इधर होगा क्योंकि अभिलंब इधर है। और ये दोनों किरणें जो परावर्तन के बाद हमें मिली है, हमें ऐसा लगेगा कि ये किसी F पॉइंट से आ रही हैं, इनके F पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर दो तरह की किरणें हैं अपनी, एक तो जहाँ पे प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं और एक पॉइंट है जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वह बिंदु जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मुख्य अक्ष, बेटा इसमें ध्यान से याद रखना है, मुख्य फोकस अलग चीज होती है और मुख्य अक्ष अलग चीज होती है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, इनके परावर्तन के बाद की बात है ये, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इनके दो बातें होती हैं यहाँ पर, या तो वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस जिनके कैपिटल एफ कहते हैं। उसके बाद है अपना नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है अपना फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ लिखते हैं, स्मॉल एफ द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी क्या होती है? बड़े आसान है ये, यानी कि अभी हमने किया था कि प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वो परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वो क्या है? एफ से गुजरती है, या आप कह दो कि सारी किरणें क्या है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको एफ कहते हैं। तो मेन टॉपिक पर आते हैं हम, क्या था अपना? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण में, ये अपना दर्पण है, मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी है, जो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इसी तरह यदि अपना अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या है कि अपना जो मुख्य फोकस है वो क्या है?
इधर है और ये अपना क्या है P है, तो ये अपनी क्या है यहाँ फोकस दूरी है। जो इधर F है, तो यदि हम इसको इधर मान लेंगे तो ये इधर पे क्या है उतनी ही दूरी पे F होगी हमारी। तो लिखने में क्या लिखेंगे हम, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। तो स्मॉल f है जो हमेशा याद रखना है, ये r का आधा होती है, यानी कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होती है। तो बच्चों कई बार इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पेपर में आता है हमारा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो बड़ा आसान सवाल है ये अपना। तो इसका हल क्या होगा अपना, सबसे पहले दी गई बात लिखते हैं। क्या दे रखा है, 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, इनके दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। तो जब वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो आगे देखो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, कि जो स्मॉल f है वो क्या होता है, r/2 होता है। तो r की यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 60 सेंटीमीटर बटे में 2। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। इसलिए फोकस दूरी क्या आ गई अपनी, फोकस दूरी आ गई अपनी 30 सेंटीमीटर। तो इसी तरह एक इसका उल्टा क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। उल्टा का मतलब, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 हो तो वक्रता त्रिज्या निकालो। यानी कि अब की बार क्या है, फोकस दूरी दे रखी है, त्रिज्या निकालनी है। तो देखो भाई ध्यान से, f किसके बराबर है, r/2 के है, तो 2 इधर गुणा में आ गया अपना। तो r किसके बराबर हो गया, r हो गया 2 गुणा f। यानी कि यदि फोकस दूरी दे रखी है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो वो डिस्कस किए हैं। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपका। गोलीय दर्पण की सतह के ऊपर केंद्रीय बिंदु ध्रुव कहलाता है। जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष XY कहलाता है। C से P की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। टकराने के बाद, इनके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। और जो स्मॉल f है वो हमेशा किसके बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि ये बातें आपको अच्छे से आती हैं तो आप आगे आने वाले
साइन कन्वेंशन तथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो और इमेज फॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को 2 बार देखें। फिर भी यदि कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल करें। थैंक यू, धन्यवाद।